विवेक उसके आंखों में देख कहता है, कुछ भी हो जाए ईशानी मेरी ही बहन रहेगी। मैंने बहुत सोचा, बार बार मुझे उस औरत का ही ख्याल आ रहा था, पर उस औरत ने और पापा ने जो कुछ भी किया है उसका सजा ईशानी को देना मुझे सही नहीं लगा। पर अगर ईशानी मेरी अपनी बहन नहीं है तो वो कहाँ है? मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ, अगर वो अकेले किसी मुसीबत में होगी तो। और विवेक परेशान हो अपने बातों को लगातार बिना सांस लिए कहे जा रहा था, तभी मिहिर उसके होंठों पर अपने होंठ टिका उसे प्यार से चूमने लगता है तो विवेक मिहिर के इस हरकत से हैरान हो जाता है। वही मिहिर उसके होठों को चूमने के बाद उससे दूर हो कहता है, तुम बहुत अच्छे हो विवेक, और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी बहन को ढूंढने में मैं तुम्हारा पूरा हेल्प करूंगा। परेशानी को तुम हमेशा वही प्यार देना जो तुम आज तक देते आए हो। मिहिर के इस बात को सुन विवेक अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया तो मिहिर उसे अपने सीने से लगा लेता है। वही दूसरी तरफ आर्यन, एना, प्रीता, पंछी, यश, प्रतीक और उनके पूरे परिवार के लोग मुंबई पहुंच चुके थे। मुंबई आने के बाद यश के घर का ड्राइवर सभी को लेने आ चुका था तो पंछी के नानू पंछी को अपने साथ चलने बोले, पर पंछी ने उन सभी के साथ जाने से मना कर बस इतना ही कह दी कि उसे हॉस्टल जाना है तो वो सभी एयरपोर्ट से निकल जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद आर्यन कैब बुक करता ही है कि तभी एना कहती है, पंछी, प्रीता, चल हम तीनों ऑटो से ही निकल जाते हैं, कितना कैब का वेट करेंगे। एना की बातों को सुन आर्यन उसे कठोरता से घूर कर देखता है, पर एना को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो आर्यन की कठोर नजरों से। दोनों के रवैये से पंछी प्रीता को इतना समझ आ गया था जरूर कुछ हुआ है। वही एना ऑटो रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ा ऑटो रुकवा ही ली थी कि तभी आर्यन उस ऑटो वाले को कठोरता से घूर कर कहता है, जाओ यहाँ से कोई नहीं जाएगा। आर्यन की कठोर आवाज में कहे बातों को सुन ऑटो वाला डर कर झट से भाग गया। वही एना आर्यन की तरफ देख गुस्से में कहती है, ये सब क्या है आर्यन, क्यों तुमने ऑटो वाले भैया को भेज दिया? एना की बातों को सुन आर्यन कठोरता से ही कहता है, जब मैं कैब बुक कर रहा हूं तो तुम ऑटो से क्यों जा रही हो? आर्यन के सवाल को सुन एना अपने चेहरे को फेर कहती है, क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं जाना है। एना के इस जवाब को सुन आर्यन उसके हाथ को पकड़ अपने तरफ कर उसे अपने बाहों में खींच उसके कमर पर अपने एक हाथ को रख देता है, फिर उसके आंखों में देखने लगता है। वही आर्यन के ऐसा करने से एना का दिल जोरों से धड़कना शुरू हो देता है। वही दूसरी तरफ सभी उन दोनों की तरफ ही देखे जा रहे थे तो प्रीता पंछी दोनों एक दूसरे को देख अपने आंखों से ही बातें करने लग जाती है। वही एना आर्यन के आंखों में डूबते हुए बस आर्यन के सीने पर अपने हाथ को रख उसकी टी शर्ट को अपने मुट्ठी में भर उसके आंखों में देखने लग जाती है। तभी आर्यन उसके आंखों में देखते हुए ही सवाल करता है, पर क्यों? हुआ क्या है? मैं देख रहा हूँ कोलकाता जाने के दिन से ही तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही हो। क्या मैंने कोई गलती किया है? अगर किया है तो प्लीज मुझे बताओ, ऐसे मुझसे नाराज मत रहो। आर्यन के सवालों से भरे बात को सुन एना जो आर्यन के आंखों में डूबी हुई थी उसे रात का बात याद आ जाता है जब वो आर्यन की कॉल के दूसरे तरफ से लड़की की आवाज सुनी थी और वो उस लड़की से बात करने के बाद निकल जाता है। वो रात याद आते ही उसके आंखों से आंसू निकलने लगता है। तभी एक बूढ़ी औरत आ कहती है, तुम एक प्यारी लड़की को ऐसे रास्ते में खुलेआम छेड़कर रुला रहे हो। ये सुन आर्यन का ध्यान उस बूढ़ी औरत फिर उससे हट चारों तरफ जाता है तो वो झट से एना को छोड़ देता है। वही वो बूढ़ी औरत फिर कहती है, तुम लोग देख क्या रहे हो? ऐसे ये लड़की को खुलेआम छेड़ रहा है और तुम सब कुछ करने की जगह चुपचाप देख रहे हो। ये सुन आर्यन झट से कहता है, ओ दादी जी, मैं किसी को छेड़ नहीं रहा हूँ। उस बूढ़ी औरत से इतना कहने के बाद वो एना को देख कहता है, कुछ बोलो यार। पर एना कुछ नहीं कहती है तो आर्यन पंछी की तरफ देखता है। पंछी को तो आर्यन का हालत देख मजा आ रहा था, वो भी कुछ नहीं बोलती है तो आर्यन प्रीता की तरफ देखता है। प्रीता बहुत प्यारी थी, वो आर्यन के लिए बोलने ही जा रही थी तभी पंछी ये देख प्रीता का हाथ पकड़ अपने आंखों के इशारे में मना कर देती है। वही आर्यन जब पंछी को ये करते हुए देखता है तो वो पंछी को घूरते हुए देख अपने मन में ही कहता है, लिटिल डेविल, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। अपने मन में इतना कहने के बाद आर्यन सभी को बहुत इनोसेंट बन कहता है, ये मेरी फियांसे है और बस रूठ गई है तो मैं इसे मना रहा हूँ। जो लोग आर्यन की तरफ गुस्से में आ रहे थे वो वहां एना की तरफ देखते हुए एक साथ सवाल करते हैं, क्या जो ये लड़का कह रहा है वो सच है? जब सभी लोग एना से ये सवाल करते हैं तो एना अपने चेहरे को ना में हिला देती है। एना के ऐसा करने से बेचारे का तो वॉट ही लग जाता है। वो अपने मासूम नज़र से एना को देखने लगता है तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, दिखता कितना मासूम है, पर मासूम के शकल में भेड़िया है, भेड़िया। ये सुन आर्यन पंछी को घूर कर देखने लग जाता है क्योंकि एना तो अभी गुस्से में है इसलिए वो ऐसा कर रही है, पर पंछी उसकी होने वाली भाभी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी?
वो बेचारा सबको समझाने का कोशिश करने के अलावा अब और कुछ नहीं कर सकता था, पर वो लोग नहीं माने और वहां मौजूद मर्द आर्यन को मारने ही वाले थे। ये देख ऐना घबरा गई। वही प्रीता भी तभी पंछी चिल्लाकर कहती है, ये सच कह रहे हैं, आप लोग मेरे देवर को ऐसे मार नहीं सकते हो। ये सुन सभी रुक जाते हैं और पंछी की तरफ देखने लगते हैं। फिर एक आदमी बोल पड़ता है, अभी तो तुम तीनों ने ये मानने से इनकार किया था और अब ये तुम्हारा देवर हो गया। वैसे लड़की तुम लगती नहीं हो शादीशुदा। तभी पंछी अपना मासूम सा चेहरा बना प्यार से कहती है, हाँ शादीशुदा नहीं हूँ, क्योंकि अभी शादी होना बाकी है। मेरा और मेरी दोस्त का एक ही घर में एक ही साथ शादी होने वाला है, पर देवर जी ने अपनी होने वाली वाइफ को किसी बात से नाराज कर दिए है, तो अब मैं अपनी दोस्त के साथ ही रहूंगी ना। वो नाराज थी तो मैं भी नाराज थी, पर ये मेरे प्यारे देवर हैं, मार खाते हुए मैं इन्हें बस इनके भाई से देख सकती हूँ। पंछी के बात को सुन आर्यन पंछी को घूर कर देखता है। वही सभी लोग अफसोस से अपने सिर को हिलाते हैं। फिर एक आदमी कह देता है, जो भी मैटर हो अपने घर पर सॉल्व करो, ऐसे रास्ते में तमाशा कर हम सबका टाइम वेस्ट मत करो। इतना कहने के बाद धीरे धीरे पर सभी वहां से जाने लगते और बाकी जो काम कर रहे थे वो अपना काम करने लग जाते हैं। तब तक कैब भी आ चुका था, तो आर्यन कैब का दरवाजा खोल ऐना को गुस्से में कहता है, जो भी प्रॉब्लम हो घर पर कृपया सॉल्व करे, कहा गया है तो आप कृपया करके अंदर बैठेगी या मुझे मार खिलवाना है। आर्यन की ताना भरे बात को सुन ऐना गुस्से में कार के अंदर जा बैठी। वही आर्यन अपने फीकी नज़र से पंछी प्रीता को देखा तो पंछी प्रीता के कान में कुछ कह दी। वही आर्यन पंछी को ऐसा करता देख कहता है, लिटिल डेविल अब कोई उल्टा सीधा हरकत की तो देख लेना। आर्यन के बातों को सुन पंछी अपना मुंह बना घूर कर देखी। वही प्रीता आगे जा ऑटो रुकवा ली तो पंछी अपने आंखों के इशारे से बस आर्यन को इशारा कर दी। ये देख आर्यन के होंठों पर मुस्कान छा गया और अपने मन में ही कहता है, लिटिल डेविल फसाती भी हो और रास्ता भी देरी हो, कमाल की हो तुम। अपने मन में इतना कहने के बाद आर्यन कैब के अंदर जा बैठ गया। वही प्रीता पंछी की जगह आर्यन को बैठता देखे ना उसे अपने हैरानी से भरे नज़र से देखी। वही आर्यन के बैठते ही कैब स्टार्ट हो गया था। तब ऐना अपने चिड़े नज़र से आर्यन को देख कहती है, ये सब क्या है आर्यन, प्रीता पंछी दोनों क्यों नहीं आए और आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, ऑटो रुकवाओ। आर्यन उसके बात को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे उसके सामने कोई कुछ बोल ही ना रहा हो। आर्यन के ऐसे इग्नोर करने से ऐना गुस्से में अपने चेहरे को फेर कर विंडो के बाहर देखने लगी। वही पंछी प्रीता दोनों ही ऑटो ले निकल चुकी थी। कुछ वक्त बीत गया, ऑटो हॉस्टल आ रुका तो पंछी दोनों का पैसा दे दी। फिर दोनों ही ऑटो से बाहर निकल बातें करते हुए हॉस्टल के अंदर जाने लग जाते हैं। तभी हॉस्टल से बाहर आते कुणाल से पंछी टकरा जाती है। वही कुणाल को देख प्रीता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वही कुणाल भी प्रीता को देखता है, फिर पंछी को देखता है। तभी उसे याद आता है पंछी यश की बहन है, तो उसके शैतानी दिमाग में कुछ चलने लगता है और को मुस्कुराते हुए ही बहुत प्यार से कहता है, सॉरी ब्यूटीफुल। इतना कहने के बाद वो वहां से निकल जाता है। तभी पंछी प्रीता की तरफ देखती है। उसके बुरे हालात को देख पंछी उसके हाथ को पकड़ कहती है, वो जा चुका है प्रीता, वैसे तू उसे देख इतना घबरा क्यों जाती है। प्रीता पंछी की तरफ देख अपने मन में ही कहती है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ वो कितना कमीना इंसान है और जैसे वो पंछी तुझे बोल कर गया है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। अपने मन में इतना कहने के बाद प्रीता पंछी से कहती है, नहीं मैं घबरा नहीं रही हूँ, बस सोच रही थी वो गर्ल्स हॉस्टल क्यों आया होगा। ये बात तो पंछी भी सोची थी। वो दोनों इस बारे में बात करते हुए अंदर चली गई। वही दूसरी तरफ आर्यन ऐना को अपने मेंशन ले आता है, फिर उसे अपने साथ मेंशन के अंदर ले जा, अपने रूम के अंदर ले जा, रूम का दरवाजा बंद कर देता है। तब जाकर वो ऐना का हाथ छोड़ता है तो ऐना उसे कठोरता से देख गुस्से में चिल्ला कर कहती है, मेरे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं आप। ये सुन आर्यन उसके कमर पर अपने हाथ को रख अपने करीब करते हुए कहता है, क्या करूं, तुम कोई रास्ता ही नहीं छोड़ी हो। ये सुन ऐना उसे गुस्से में घुरे जा रही थी। वही इतना कहने के बाद आर्यन बहुत प्यार से उससे सवाल करता है, आखिर तुम इतनी नाराज क्यों हो, प्लीज मुझे बताओ तो सही। जब आर्यन ने इतने प्यार से पूछा तो आखिर में ऐना फुट फुट कर रोने लगी और रोते हुए ही मासूमियत से भरे आवाज में कहती है, क्योंकि आपको मुझसे प्यार नहीं है। आप मुझे अकेले छोड़कर किसी और लड़की से मिलने चले गए और उसके साथ पूरा रात बिताए थे। ये सुन आर्यन उस रात को याद कर कहता है, तुम स्टूपिड हो। हाँ मैं गया था, पर मैं आ भी गया था, पर तुम सो चुकी थी। आर्यन के इस बात को सुन ऐना अपने नम आंखों से आर्यन को देख कहती है, पर गए थे ना आप इतनी रात को एक लड़की से मिलने के लिए। ऐना की बातों को सुन आर्यन ऐना का हाथ पकड़ उसे अपने साथ बेड पर ले जा, पहले खुद बेड पर बैठ, अपना हाथ आगे कर ऐना का हाथ पकड़ उसे अपने गोद में बैठा प्यार से कहता है, जान हाँ मैं एक लड़की से रात को मिलने गया था, पर सच में मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो बहुत ड्रिंक की हुई थी और खुद को संभाल नहीं पा रही थी और बस अपना जान लेने की बातें कर रही थी, इसी वजह से मुझे उसके पास जाना पड़ा था।
आर्यन की बातों को सुन ऐना उससे सवाल करते हुए कहती है, आखिर वो लड़की ड्रिंक करके आपको कॉल कर खुद का जान लेने की बातें कर आपको क्यों बुला रही थी? आखिर बात क्या है? ऐना की बातों से भारी सवाल को सुन आर्यन थोड़ा उदासी के साथ कहता है, ऐना वो वही लड़की थी जिससे मैं कभी प्यार करता था और जिसने मुझे धोखा दिया था, पर अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा है। पर सच में ऐना, अब मेरे दिल में तुम्हारे अलावा किसी भी लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं है। आर्यन के इस बात को सुन ऐना कहती है, अगर आपको उस लड़की के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो फिर आप उसके पास गए क्यों? ऐना के इस सवाल को सुन आर्यन झट से कहता है, बेबी मैं सिर्फ इंसानियत के नाते उसके पास गया था। तुम खुद ही सोचो, अगर वो अपने आप को सच में कुछ कर लेती तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? आर्यन के इतने प्यार से समझाने से ऐना समझ गई थी। धीरे धीरे वक्त पार होने लगा था। शौर्य का भी प्राइवेट जेट मुंबई लैंड कर गया। जैसे ही जेट मुंबई लैंड हुआ, शौर्य, विवेक, मिहिर तीनों ही प्राइवेट जेट से बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद जब तीनों एयरपोर्ट से बाहर आए तो शौर्य देखा आर्यन उन्हें लेने नहीं आया है, तो वो अपने कठोर आवाज में कहता है, ये लड़का अपने दुनिया में गुम रहता है। इतना कहने के बाद शौर्य ने कैब बुक कर लिया। कुछ वक्त के बाद कैब आ जाता है, फिर तीनों कैब में जा बैठ जाते हैं और कुछ ही वक्त के बाद मेंशन आ जाता है। मेंशन आने के बाद तीनों कैब से बाहर निकल मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद शौर्य आर्यन के रूम के पास चला जाता है और दरवाजा हल्का खुला देख दरवाजा पूरा खोल देता है। तभी अंदर आर्यन ऐना दोनों को किस करता देख शौर्य झट से दरवाजा बंद कर देता है। वही आर्यन ऐना एक दूर से अलग हो जाते हैं और ऐना का चेहरा गुलाब के पंखुड़ियों की तरह लाल हो जाता है। फिर दोनों जल्दी बाहर हॉल में आ जाते हैं तो दोनों को वहां सिर्फ मिहिर और विवेक नजर आते हैं, तो ऐना झट से कह देती है, मैं जा रही हूँ। इतना कह वो अपने कदम को आगे बढ़ाने वाली थी, पर तभी आर्यन उसके हाथ को पकड़ कहता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना कहने के बाद ऐना उसे कह रही थी वो खुद चली जाएगी, पर आर्यन कहाँ सुनने वाला था, वो उसे अपने साथ ले गया। वही दोनों के बीच सब ठीक देख मिहिर विवेक दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने रूम फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ शौर्य नहाकर अपने रूम आता और अपने बालों को तौलिए से पोंछ ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। तो शौर्य जा अपने फोन को उठा, स्क्रीन पर पंछी का नाम देख उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वो रिसीव कर लेता है, तभी उसे उसकी पंछी का प्यारा सा बच्चों वाला आवाज सुनने को मिलता है, तुम घर पहुंच गए? ना हाय ना हेलो, सीधा सवाल सुन। शौर्य कहता है, पहुंच गया लिटिल थिंग। वैसे अभी से ही बीवी का हरकत करने लगी हो तुम? ये सुन पंछी अपना मुंह बना सवाल करती है, अच्छा पर कैसे? पंछी के सवाल पर शौर्य उसे एक्सप्लेन करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में एलेक्स ईशानी के साथ अपना टाइम उसके हॉस्टल रूम में ही बीता रहा था। तभी हॉस्टल रूम का दरवाजा नॉक होता है, तो ईशानी जा दरवाजा जैसे ही खोलती है उसके गालों पर एक थप्पड़ एक औरत खींचकर लगाती है। थप्पड़ का आवाज सुन एलेक्स भी झट से खड़ा हो वहां आता है। तभी उसे अपनी मां नजर आती है, तो अपनी मां को कठोरता से देख कहता है, मम्मा आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ईशानी पर हाथ उठाने का? एलेक्स के बातों को सुन आराधना अपने बेटे की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है, इस लड़की के लिए तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? भूलो मत, आज जो भी कुछ तुम हो वो मेरे बदौलत हो। अपनी माँ का बात सुन एलेक्स कहता है, सही कहा, आपकी बदौलत हूँ तो ठीक है, आज से मैं आपके हॉस्पिटल में काम नहीं करूँगा, ना ही ईशानी वहाँ आगे अपना स्टडी कंटिन्यू करेगी। अब आपका हॉस्पिटल आप संभालो। एलेक्स के बातों को सुन आराधना के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वही एलेक्स ईशानी का ट्रॉली ले बेड पर रख कबर्ड के पास जा कबर्ड का डोर खोल कपड़े निकाल ट्रॉली में डालने लगता है। तभी ईशानी उसके पास आ कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? ईशानी के सवाल का जवाब उसके कपड़े पैक करते हुए एलेक्स देता है, यहाँ से जा रहे हैं, हम दोनों शादी कर लेंगे, फिर मैं तुम्हारा एडमिशन इससे भी अच्छे कॉलेज में करवा दूंगा। वैसे भी तुम बहुत टैलेंटेड हो, मुझे पता है, हाफ सेमेस्टर में भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तभी आराधना कहती है, हर चीज के लिए पैसे चाहिए होता है बेटा। तुम शादी करोगे पर रखोगे कहाँ, खिलाओगे क्या? क्योंकि तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। अच्छे से सोच लो, पछताना ना पड़े। आराधना के सवाल से भरे बातों को सुन एलेक्स कहता है, मॉम मैं एक ऐसा डॉक्टर हूँ जिसे सभी अपने हॉस्पिटल में रखना चाहते हैं। मुझे तो किसी हॉस्पिटल में एक अच्छे पोस्ट का डॉक्टर बनने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा, पर आप सोच लो जिस हॉस्पिटल की वजह से आपका ऐसे आराम का जिंदगी चल रहा है वो कैसे चलेगा, क्योंकि बिजनेस तो ऑलरेडी डूबने की कगार पर है। कुछ टाइम पहले ही एक गलत डील की वजह से बहुत बड़ा नुकसान कंपनी को हुआ था, पर हॉस्पिटल के प्रॉपर रन होने के कारण आराधना को कभी बिजनेस के लॉस का फिक्र नहीं हुआ था। पर हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि उसे मैनेज एलेक्स करता है और कहीं ना कहीं भरोसे के साथ सभी आते हैं क्योंकि एलेक्स उस हॉस्पिटल में डॉक्टर है। जब एलेक्स ये बात कहता है तो आराधना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर वो अपने शांत दिमाग से शांत स्वर में कहती है, बेटा ऐसा मत करो, तुम अपनी माँ को अकेले छोड़ कैसे जा सकते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा।
इतनी जल्दी आराधना के हाव भाव बदलता देख ईशानी हैरान थी। वही एलेक्स अपनी माँ के बर्ताव को परखना बहुत अच्छे से जानता था। जब वो अपनी माँ के इन बातों को सुना वो झट से कहता है, मॉम आपको ईशानी मंजूर नहीं और ईशानी के बिना रहना मुझे मंजूर नहीं, तो आप जल्दी डिसाइड कर लो, आपको हमारी शादी धूमधाम से करवा अपना आशीर्वाद दे अपने बेटे के साथ रहना है या फिर अकेले डूबे हुए बिजनेस के बाद हॉस्पिटल भी डूब। एलेक्स इससे आगे कुछ कहता इससे पहले ही आराधना कहती है, मैं तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगी बेटा। इतनी जल्दी तो गिरगिट के रंग भी नहीं बदलते होंगे जितनी जल्दी आराधना का बदल गया था। ये देख ईशानी हैरान थी। वही एलेक्स के होंठों पर मुस्कान था। तभी एलेक्स कहता है, ओके मॉम, तो अब अपनी फ्यूचर बहू से माफी मांगिए। ये करना आराधना के लिए बहुत मुश्किल था, पर यह ख्याल सोचते हुए भी कि एक दिन सब बर्बाद हो जाएगा तो झट से कहती है, सॉरी ईशानी बेटा। जब आराधना माफी मांगी तो ईशानी झट से कह दी, कोई बात नहीं आंटी। आराधना को माफी मांगने के बाद बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने हाथ की मुट्ठी को बांध अपने नाखून अपने हथेली में गिराते हुए खुद को बस शांत करने की कोशिश करने लगी। वही एलेक्स झट से कहता है, मॉम तो अब आप जाए और जल्दी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाओ, मैं अब और देरी नहीं कर सकता हूँ शादी के लिए। एलेक्स के बातों को सुन आराधना गुस्से में ही ओके बोल वहां से जाने लग जाती है। वही आराधना के जाने के बाद ईशानी अपने प्यारे से आवाज में कहती है, एलेक्स ये सब क्या है, आपको आंटी से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था और उन्हें माफी मांगने के लिए भी नहीं बोलना चाहिए था। ईशानी की बातों को सुन एलेक्स गहरी सांस भर ड्रावर के पास जा फास्टेस्ट बॉक्स से एक क्रीम निकाल ईशानी के पास आ क्रीम निकाल ईशानी के चेहरे पर प्यार से लगाते हुए कहता है, मॉम ने जो किया है तुम्हारे साथ उसके लिए ये सॉरी शब्द बहुत छोटा है जान। इतना कहने के बाद वो क्रीम लगा क्रीम को साइड में रखता है। वही ईशानी एलेक्स के बातों को सुन कुछ कहने जा रही थी, पर वो कुछ कहती इससे पहले ही एलेक्स उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों पर अपने होंठ टिका उसे कुछ कहने से रोक लेता है और बस उसे प्यार से चूमने लगता है। प्यार से चूमते हुए उसे बेड के पास ले जाता है। वही ईशानी उसे खुद से दूर करने लगती है, पर एलेक्स उसके दोनों हाथ को पकड़ उसके होंठों को प्यार से चूमते हुए उसके साथ बेड पर जा उसे नीचे और उसके ऊपर हो बस उसे प्यार से चूमते हुए अपने हाथ को उसके शरीर पर फेरने ही वाला था, पर खुद को रोक उसे किस करना बंद कर उसके आंखों में देखते हुए कहता है, एक बार अपने लिमिट को क्रॉस कर विवेक के भरोसे को तोड़ दिया हूँ, पर दूसरी बार ऐसा नहीं करूंगा स्वीट हार्ट। इतना कहने के बाद उसके माथे को प्यार से चूम वो जाने लगा। वही एलेक्स के बातों को और बिहेवियर को देख ईशानी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, साथ ही उसके होंठों पर मुस्कान भी छा जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात का वक्त हो चुका था। मुंबई में पंछी सोने ही जा रही थी, तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन का आवाज आता है तो वो अपने फोन को उठा देखती है, शौर्य का मैसेज आया होता है, गुड नाइट। तो पंछी भी गुड नाइट का मैसेज भेज वो भी सो जाती है। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। पंछी कॉलेज जाने के लिए प्रीता और ऐना के साथ निकल गई। कुछ ही वक्त के बाद वो तीनों कॉलेज पहुंच गए थे। फिर प्रीता अपने क्लास की तरफ चली गई और पंछी ऐना दोनों अपने क्लास की तरफ अंदर आए तो सभी लड़कियों का ध्यान पंछी और ऐना दोनों की उंगली के रिंग पर चला गया। रिंग को देख सारी लड़कियां उन दोनों से सवाल करने लगी थी, तो पंछी ऐना दोनों ने भी सभी से मुस्कुराते हुए अपने एंगेजमेंट का बात बता दिया। पर पंछी का एंगेजमेंट किससे हुआ है पंछी नहीं बताई। वही पंछी को सब फोर्स कर रहे थे बताने के लिए, तो ये देखे ना बात संभालते हुए अपने बारे में बता दी, मेरा एंगेजमेंट आर्यन गोयनका से हुआ है। ये सुन क्लास की सभी लड़कियां एक साथ चिल्लाकर कहती है, क्या बिजनेस टैकून आर्यन गोयनका। सबके ये चिल्लाने से ऐना मुस्कुराकर अपने चेहरे को हाँ कर देती है। तभी सब पंछी का भूल ऐना से बात करने लगते हैं। पंछी को ये बहुत अच्छे से पता था कि लोग ऐसे ही होते हैं। वही ऐना को भी जब सभी पंछी का एंगेजमेंट किससे हुआ है ये सवाल करने से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो पंछी अपने शीट पर जा बैठ जाती है। कुछ वक्त के बाद प्रोफेसर क्लास में आ गए, तो प्रोफेसर के आने के बाद सभी अपने अपने सीट में जाकर बैठ गए। धीरे धीरे ये क्लास पार होने लगा। इस क्लास का बेल बज गया तो दूसरे प्रोफेसर आ गए, उनका भी क्लास कुछ वक्त में ओवर हो गया। ऐसे ही एक और क्लास हुआ, फिर लंच ब्रेक टाइम हो गया, तो जैसे ही बेल बजा और प्रोफेसर क्लास से बाहर गए सभी लंच के लिए बाहर जाने लग जाते हैं। प्रीता भी लंच के लिए क्लास से बाहर आ चुकी थी। तभी तीनों कैंटीन में मिलते हैं, फिर तीनों एक टेबल के पास जा बैठ जाते हैं। तभी पंछी झट से कहती है, तुम दोनों ऑर्डर करो, मैं वॉशरूम से आती हूँ। इतना कहने के बाद पंछी खड़ी हो कैंटीन से बाहर चली जाती है और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। कुछ ही वक्त में पंछी वॉशरूम पहुंच जाती है। फिर वॉशरूम जाने के बाद वो जल्दी से वॉशरूम यूज कर बाहर आती है। तभी उसके सामने अचानक से कुणाल खड़ा हो जाता है, तो कुणाल को अपने इतने करीब पा पंछी अपने पैर पीछे करते हुए कहती है, तुम गर्ल्स वॉशरूम की तरफ क्या कर रहे हो। पंछी के सवाल को सुन कुणाल अपने फ्लटी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारे लिए आया हूँ पंछी, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। कुणाल के इस बात को सुन पंछी तुरंत ही कह देती है,
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। इतना कहने के बाद वो जाने लगती है। तभी कुणाल पंछी के हाथ को पकड़ अपनी तरफ कर कहता है, पंछी प्लीज अपना 2 मिनट बस मुझे दे दो। पंछी को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये कुणाल ऐसा कर क्यों रहा है और उससे क्या बात करना चाहता है। पंछी अपने हाथ को झटक उससे दूर होते हुए कहती है, मुझे कोई बात नहीं करना है तुमसे। इतना कहने के बाद पंछी जाने लगती है, पर तभी कुणाल कहता है, तुम्हारी दोस्त प्रीता यश को धोखा दे रही है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई को धोखा मिले? कुणाल की बातों को सुन पंछी मुड़ उसकी तरफ देखती है। तभी कुणाल अपने जेब से फोन निकाल अपना और प्रीता का मुस्कुराते हुए फोटो दिखा कहता है, देखो पंछी, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और कितनी खुश थी मेरे साथ, पर मुझे नहीं पता था ये उन लड़कियों में से है जिसे सिर्फ पैसे से प्यार हो। इसके डैड के बीमार होने के बाद मेरे डैड ने इसके पूरे फैमिली खर्च को उठाया है, पर जब इसे मुझसे भी ज्यादा रिच इंसान मिल गया तो उसके पास वो चली गई। कुणाल के बातों पर पंछी को जरा सा भी विश्वास नहीं था। वो तुरंत ही कह देती है, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कुणाल। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम प्रीता के एक्स बॉयफ्रेंड थे और तुमने उसके साथ सिर्फ बुरा ही किया है। इतना कहने के बाद पंछी एक बार फिर जाने लगती है तो कुणाल झट से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो मुझे सिर्फ अपना 2 मिनट दे दो, मैं तुम्हें अपनी बातों पर भरोसा करवा दूंगा। जब कुणाल ये कहता है कि पंछी रुक कुणाल की तरफ देख कहती है, आखिर 2 मिनट में ऐसा तुम कर क्या लोगे? पंछी के सवाल को सुन कुणाल कहता है, तुम मुझे 2 मिनट तो दो, 2 मिनट में तुम्हें सब पता चल जाएगा। कुणाल की बातें पंछी को थोड़ा डरा रहा था, पर फिर भी वो कह देती है, ठीक है। पंछी का हाँ जान कुणाल उसे अपने साथ लेकर जाने लग जाता है। कुछ वक्त बीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ शौर्य पंछी को पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा होता है, पर जब पंछी उसे कॉलेज में नहीं दिखती है तो वो प्रीता को कॉल कर देता है। जैसे ही एना कॉल उठाती है, शौर्य झट से सवाल करता है, क्या पंछी तुम्हारे साथ है? शौर्य के सवाल को सुन एना झट से कह देती है, नहीं तो, वो वॉशरूम गई थी पर बहुत देर हो गया है, वो अब तक आई नहीं है। ये जान शौर्य को थोड़ा टेंशन होने लग जाता है। फिर वो आगे कुछ न कह फोन कट कर देता है और गर्ल्स वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। कुछ ही वक्त में वो वॉशरूम पहुंच जाता है, पर थोड़ी दूरी पर खड़ा हो कुछ देर तक वो पंछी के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। पर 5 मिनट पार हो चुके थे पर पंछी अब तक आई नहीं थी और लंच का टाइम भी ओवर हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ पंछी के न आने से प्रीता और एना दोनों भी बहुत परेशान हो जाती है। फिर दोनों भी खड़ी हो कैंटीन से बाहर जाते हुए शौर्य को मैसेज कर पूछ लेती है पंछी के बारे में, पर तभी उन दोनों को पता चलता है कि शौर्य के साथ भी वो नहीं है। ये बात जानने के बाद दोनों का घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो दोनों भी उसके फ़ोन को ट्राई करने के बाद फिर पंछी को पूरे कॉलेज में ढूंढने लग जाती है। तभी प्रीता और एना दोनों का मुलाकात यश से होता है तो प्रीता यश को भी यह बात बता देती है। ये जानने के बाद यश भी अपनी बहन को अपने दोस्तों के साथ पूरे कॉलेज में ढूंढने में लग जाता है। वही शौर्य भी पंछी को पूरे कॉलेज में ढूंढे जा रहा था, साथ ही उसका फ़ोन भी ट्राई कर चुका था, पर पंछी उसे भी कहीं नहीं मिली, न ही उसका फ़ोन लगा क्योंकि उसका फ़ोन बंद था। आखिर में वो यश, एना, प्रीता और शौर्य चारों एक जगह मिलते हैं। फिर कॉलेज के सिक्योरिटी रूम में जाने के बाद शौर्य सिक्योरिटी के फुटेज को चेक करता है तो वो आखिरी बार वॉशरूम की तरफ जाते हुए दिखाई देती है, पर फिर वहां से आते हुए नहीं दिखाई देती है। ये देखने के बाद वो तीनों लोग हैरान रहते हैं। वही शौर्य झट से कहता है, बैक करो फुटेज को। शौर्य का ये बात सुन सिक्योरिटी गार्ड फुटेज को बैक करता है तो शौर्य वीडियो टाइम देखते हुए कहता है, बीच का फुटेज मिस है। इतना कहने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देख गुस्से में चिल्ला कर कहता है, ऐसे कैसे कोई भी यहाँ फुटेज गायब कर सकता है? ये सब आप लोगों के लापरवाही की वजह से हुआ है। आज आपके लापरवाही की वजह से एक स्टूडेंट इस कॉलेज से गायब हो चुकी है। शौर्य की कही बातों को सुन गार्ड बस अपने चेहरे को झुका हकलाते हुए ही कहता है, मैम मैं यहाँ से हिला भी ना नहीं हूँ। गार्ड के इस बात को सुन शौर्य आगे कुछ ना उसे कह गुस्से में बस वहाँ से निकल जाता है। शौर्य को सिक्योरिटी रूम से बाहर निकलता देख वो तीनों भी निकल जाते हैं। तभी प्रीता के दिमाग में कुणाल का ख्याल दौड़ने लगता है तो वो तीनों के साथ चलते हुए कहती है, कल कुणाल गर्ल्स हॉस्टल के पास मिला था और कुणाल पंछी से बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसका हाथ हो इन सब में। प्रीता के इस बात को सुन यश कहता है, इतना कुछ करना उसके बस में नहीं है प्रीता। तभी शौर्य रुक सवाल करता है, वो गर्ल्स हॉस्टल क्यों गया था? शौर्य के इस सवाल पर प्रीता झट से कह देती है, मुझे नहीं पता, मैं भी यही जानना चाहती थी। तभी शौर्य अपना फ़ोन निकाल मिहिर को कॉल कर देता है। फिर जैसे ही मिहिर कॉल रिसीव करता है तो शौर्य मिहिर को ऑर्डर दे देता है, मिहिर पंछी का मोबाइल लोकेशन ट्रैक करो और इस कुणाल का भी। शौर्य का ऑर्डर सुनने के बाद मिहिर झट से कहता है, ओके बॉस।
ये सुन शौर्य कॉल कट कर देता है। तभी यश कहता है, कुणाल का लोकेशन क्यों? यश के सवाल पर शौर्य कहता है, अगर वो कॉलेज में नहीं हुआ तो प्रीता का बात सही भी हो सकता है। वैसे भी कभी किसी को वीक समझकर उसे जाने देने का भूल नहीं करना चाहिए। शौर्य का बात भी सही था। फिर शौर्य मिहिर के जवाब के आने का इंतजार करने लग जाते हैं। करीबन 2 मिनट ही हुआ होगा कि तभी शौर्य के पास मिहिर का कॉल आता है तो शौर्य कॉल उठा लेता है। पता चला, कॉल उठाते के साथ शौर्य के सवाल को सुन मिहिर जवाब दे देता है। कॉलेज से बाहर का आखिरी लोकेशन है। उसके बाद उसका फोन बंद हो चुका है और कुणाल का भी आखिरी लोकेशन कॉलेज के बाहर का था। इससे शौर्य कंफर्म हो गया था ये सारा काम कुणाल का ही होगा। तो शौर्य मिहिर से कहता है, कॉलेज सिक्योरिटी सिस्टम हैक करो और डायलेटेड फुटेज रिकवर करो। ये सुन मिहिर झट से कहता है, ओके बॉस। मिहिर का ये बात सुन शौर्य कॉल कट कर गुस्से में कहता है, अगर मेरी पंछी को कुछ भी इस कुणाल ने किया तो मैं उसका जान ले लूंगा। गुस्से में इतना कहने के बाद वो जाने लगता है तो वो तीनों भी उसके पीछे बस चल देते हैं। शौर्य और वो तीनों कॉलेज से बाहर आ जाते हैं। तभी शौर्य उन तीनों से कहता है, तुम तीनों अपना क्लास करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। शौर्य के कहे इस बात को सुनने के बाद भी तीनों नहीं गए। तभी शौर्य अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं अपनी पंछी को कुछ भी कभी नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं मेरी पंछी को कोई छू भी नहीं सकता है। शौर्य के कहे बातों पर तीनों को ही भरोसा था। वो तीनों एक साथ ठीक है कह जाने लग जाते हैं और शौर्य कार के अंदर जा बैठने को होता है। तभी यश को एक मैसेज आता है तो वो रुक उस मैसेज को खोल चिल्लाकर कहता है, मानव सर। अपने दूसरे नाम को सुन शौर्य मुड़ यश की तरफ देखता है। तभी यश उसके पास आ कहता है, सर मुझे एक नंबर से कुणाल का मैसेज आया है। ये सुन शौर्य उसके फोन को अपने हाथ में ले मैसेज पढ़ता है, मेरी फियांसी को मुझसे छीनने का सजा मैं तुम्हारी बहन को दूंगा अब, और बहुत प्यार करते हो ना प्रीता और अपनी बहन से। अब जैसे प्रीता को हमेशा सेव करने के लिए आ जाते थे, देखता हूँ अपनी बहन को बचाने आ पाते हो कि नहीं। कुणाल के मैसेज को देख शौर्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। वही यश गुस्से में ही कहता है, उस कुणाल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहने के बाद वो शौर्य की तरफ देख कहता है, मुझे आपके साथ जाना है सर। शौर्य यश की कंडीशन को अच्छे से समझ रहा था। वो झट से कहता है, ओके। फिर दोनों शौर्य के कार के अंदर जा बैठते हैं। वही प्रीता एना कॉलेज ना जा कॉलेज के बाहर एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। प्रीता के चेहरे पर पंछी के किडनैप होने के दुख के साथ साथ खुद पर गुस्सा भी था। ये देखे ना उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। तभी प्रीता फुट फुट कर रोने लगती है और रोते हुए ही कहती है, सब मेरे कारण हो रहा है। मुझे यश के लाइफ में नहीं आना चाहिए था। अगर मैं यश के लाइफ में नहीं आती तो कभी पंछी के साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं। प्रीता की बातों को सुन एना उसे प्यार से समझाती है, प्रीता ऐसा नहीं है यार, तू अपने आप को ब्लेम करना बंद कर और पंछी के लिए हम दोनों मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं। ये सुन प्रीता झट से रोते हुए ही हाँ कह देती है। फिर दोनों खड़े हो मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शौर्य के पास फुटेज आ चुका था। उस फुटेज में जिस कार में पंछी को बैठाया गया था उस कार का लोकेशन भी मिहिर ने सेंड कर दिया। लोकेशन के साथ साथ जिस नंबर से अभी मैसेज किया था उसका भी लोकेशन उसे सेंड कर दिया गया। जब दोनों लोकेशन अलग अलग था तो शौर्य मिहिर विवेक दोनों को ही फोन नंबर ट्रैक किए लोकेशन में जाने को कह दिया और खुद उस कार के लोकेशन में जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुणाल बेहोश पंछी को एक रूम में ले जा बेड पर लेटा दिया। उस कमरे में एक और शख्स मौजूद था। वो बेहोश पंछी को देखते हुए कहता है, बहुत अच्छा काम किए हो तुम। तभी कुणाल झट से कहता है, जैसा तुमने कहा था मैंने सब कुछ कर दिया है, पर अगर पुलिस केस होता है तो हर जगह सिर्फ मेरा नाम आएगा, फिर मेरा क्या होगा। कुणाल के सवाल को सुन वो शख्स अपने कठोर आवाज में कहता है, डोंट वरी, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए ये न्यूयॉर्क का टिकट है, इसे लो और यहाँ से चले जाओ, मैं तब तक सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुन कुणाल ऐसा ही करता है। वैसे भी जब से उसका रिश्ता प्रीता से टूट गया था, उसके डैड का बिजनेस डूब गया था, तो वो और उसका पूरा परिवार रास्ते में आ चुका था। उसका सहारा यही शख्स बनकर आया था, तो अब ये जैसा बोल रहा था उसे करना तो था ही। वो टिकट ले वहां से चला गया। वही वो शख्स पंछी के पास जा उसके चेहरे पर अपनी उंगली को सेडिक्टिवली फेरते हुए कहता है, बहुत गलत किया तुमने शौर्य को चुनकर, अब तुम्हें इसके लिए बहुत पछताना पड़ सकता है स्वीट हॉट। इतना कहने के बाद वो बेहोश पंछी के चेहरे के गाल पर अपने उंगलियों को रख उसके चेहरे को अपने तरफ करते हुए उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें हॉट कभी नहीं करना चाहता था, पर तुम शौर्य के करीब जाओ उससे एंगेजमेंट कर बहुत गलत की। मैंने सोचा था एक दिन तुम्हें मुझसे जरूर प्यार होगा, पर तुम हमेशा उस शौर्य को चुनी, जबकि तुम्हें पता था भले वो तुम्हारे पिता का जान ना लिया हो पर किडनैप तो उसने ही किया था ना। वो अपने बात को कहते हुए पंछी की कॉलेज शर्ट के बटन को एक एक कर खोलने लग जाता है।
कुछ ही वक्त में वो पंछी की शर्ट के सारे बटन खोल देता है और जब उसके गोरे शरीर को देखता है तो उसके होंठों पर क्रूर मुस्कान छा जाता है और वो अपने हाथ को उसके शरीर पर फेरते हुए कहता है, इस पर सिर्फ मेरा हक था, तुम कैसे उस शौर्य को दे सकती हो। इतना कहने के बाद वो उसके इनर को भी खोलने को था, तभी पंछी को होश आ जाता है और वो जब अपने भारी हुई आंखों को धीरे से खोलती है तो अपने सामने किसी को उसके शरीर को छूता देखती है, तो झट से उसके हाथ को अपने शरीर से दूर कर उठ अपने आप को शर्ट से ढकते हुए उसके तरफ देख चिल्लाते हुए गुस्से और घबराहट के साथ सवाल करती है, कौन हो तुम और क्यों मुझे यहाँ लाए हो और क्यों मेरे साथ ही सब कर रहे हो। तभी वो शख्स उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच कहता है, तुम मुझे भूल गई इतनी जल्दी। कैसे पंछी, शौर्य को तो नहीं भूली थी तुम। उसका आवाज उसे जाना पहचाना सा लगा तो वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगी, पर उसके लंबे बाल और बियर्ड से भरे चेहरे को गौर से देखने लगी। तभी वो उसके चेहरे को बिना बियर्ड और छोटे बालों में सोचकर एक चेहरा बनाई तो हैरानी से कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ शौर्य यश दोनों ही उस लोकेशन में पहुंच चुके थे, पर वहां कार के अलावा कुछ नजर नहीं आया, तो वो अपना मोबाइल फोन निकाल मिहिर को कॉल करने वाला था, पर उसके कॉल करने से पहले ही मिहिर का कॉल आ जाता है, तो वो जल्दी से रिसीव कर झट से सवाल करता है, पंछी मिली। शौर्य के सवाल पर मिहिर तुरंत ही अपना जवाब दे देता है, नहीं बॉस। मिहिर का जवाब जानने के बाद शौर्य को समझ नहीं आ रहा था पंछी कहाँ होगी, तभी वो फोन कॉल पर कहता है, ये अकेले कुणाल का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो ये सब कर सके। शौर्य के इस बात को सुन मिहिर कहता है, हाँ मैंने उसका बैकग्राउंड निकलवाया है, वो वुमेनाइजर है, बिगड़े हुए लोगों के साथ रहता है, पर उसका कॉन्टैक्ट किसी हैकर के साथ नहीं है और इतना कुछ करना उसके लिए मुश्किल है। हैकर, ये वर्ड शौर्य रिपीट करता है, फिर कहता है, मिहिर हम लोगों के कितने राइवल्स हैं जिन्हें हैकिंग आता हो। ये सुन मिहिर झट से कहता है, मैं अभी पता करता हूँ बॉस। इतना कहने के बाद मिहिर कॉल कट कर अपने उस काम में लग जाता है। वहीं शौर्य अपने कार से लद सारी चीजों को एक एक कर सोचने लगता है, तभी उसके जुबान पर एक नाम आते आते रुक जाता है और वो अपने कठोर आवाज में कहता है, अगर तुम हुई तो मैं इस बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद शौर्य मिहिर को कुछ मैसेज कर देता है। वहीं यश सवाल करता है, कौन शौर्य। यश का ये सवाल सुन शौर्य कहता है, मैं बाद में बताता हूँ, अभी तुम मेरे कार को लेकर कुणाल के घर जाओ और देखो वो वहाँ है कि नहीं। ये सुन यश उसका ये काम करने लगता है। वही विवेक शौर्य को उसके पास लेने आने के लिए निकल जाता है। वही दूसरी तरफ कोलकाता में कुसुम का दिल बहुत बेचैन सा हो रहा था, वो परेशान हो बैठी थी। वही वैभव जल्द ही घर वापस आ गया था। जब वो अपने कमरे में जाता है तो कुसुम को परेशान देख उसके पास जा सवाल करता है, क्या हुआ कुसुम, तुम परेशान की हो। वैभव के सवाल पर कुसुम वैभव की तरफ देख कहती है, पता नहीं क्या हुआ है, पर आज मुझे वैसा ही लग रहा है जो मुझे राकेश को खोने वक्त लग रहा था। ये सुन वैभव उसके पास जा बैठ उसके हाथ में अपना हाथ रख कहता है, तुम ज्यादा सोच रही हो। इतना कह उसे अपने सीने से लगा देता है। तभी कुसुम कहती है, मैं पंछी को कॉल कर पूछ लेती हूँ वो ठीक है कि नहीं। ये सुन वैभव प्यार से कहता है, तुम्हारी बेटी तुम्हारी माँ है, तुम्हारे आवाज को बहुत अच्छे से वो जानती है। तुम्हारे आवाज को सुन वो पहचान जाएगी कि तुम परेशान हो किसी बात पर। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तब पंछी से बात कर लेना। वैभव के इस बात को सुन कुसुम कहती है, ठीक है। इतना कहने के बाद वो अपने आप को शांत करने के लिए वैभव के सीने से वैसे ही लगी रहती है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स ईशानी को अपने साथ अपने मेंशन लेकर आ जाता है जहां उसके पेरेंट्स रहते थे। जब एलेक्स के डैड एलेक्स के साथ प्यारी सी लड़की को देखता है तो दोनों के पास आ कहता है, यही है जिसके लिए तुम अपनी माँ से लड़ रहे हो। एलेक्स मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को हाँ में हिला देता। वहीं ईशानी को ऐसा लग रहा था को जैसे एलेक्स की मॉम उसे पसंद नहीं करती है, उसके डैड भी नहीं करेंगे। वो एलेक्स के डैड के पैर को छूने ही जा रही थी, पर तभी उसके बाजू को पकड़ उसे अपने पैर छूने से रोक कहते हैं, बेटियां लक्ष्मी होती है और घर की लक्ष्मी से मैं अपने पैर नहीं छुआता। इतने प्यार से जब एलेक्स के डैड उसे कह उसे अपने सीने से लगा, बोले मेरे बदमाश बेटे के साथ जिंदगी भर खुश रहना। इतना कहने के बाद ईशानी को खुद से दूर कर देते हैं। वही एलेक्स अपना मुंह बना कहता है, बहू अब तक आए नहीं और बेटा बदमाश हो गया। सही है डैड आपका। एलेक्स के साथ उसके डैड का केमिस्ट्री भी ईशानी को बहुत अच्छा लग रहा था। वही दूसरी तरफ शौर्य को जो लग रहा था वही निकला। वो गुस्से में अभी वो जिस जगह पर है वहां का पता लगा मिहिर और विवेक के साथ चला गया। वही दूसरी तरफ अपने शर्ट को कसके पकड़ बैठी पंछी कहे जा रही थी, तुम बहुत गलत कर रहे हो। मेरा शौर्य मुझे बचाने बहुत जल्द यहाँ आ जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा। ये सुन वो शख्स जोर जोर से हंसते हुए कहता है, स्वीट हॉट उसके आने से पहले मैं तुम्हें अपना बना लूंगा।
इतना कहने के बाद वो बेड पर ही बैठ आगे कहता है, स्वीट हॉट, तुम्हारे गर्ल्स हॉस्टल में मैंने बॉम्ब लगाया है। अगर तुम अभी मेरे साथ शादी करने के लिए रेडी नहीं होती हो तो मैं। इतना कहने के बाद अपने फ़ोन को दिखाते हुए वो शख्स कहता है, बस अपने लोगों को एक कॉल करूंगा और बूम, फिर अपनी होने वाली भाभी और दोस्त के साथ साथ हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियों को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय कह देना। शख्स के बात को सुन अपने नम आंखों से उसके तरफ देख कहती है, मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझा था पर तुम ऐसे निकलोगे मैंने सोचा नहीं था। पंछी के इस बात को सुन वो हंसते हुए ही कहता है, स्वीट हॉट, मुझे ऐसा तुमने बनाया है। दीवानगों की तरह तुमसे मोहब्बत करता था। मैं स्कूल ज्वाइन किया था अपने भाई के कहने पर ताकि तुमसे वो बॉक्स पा सकूं, पर जब मुझे तुमसे प्यार हुआ तो अपने जान से ज्यादा प्यारे भाई के खिलाफ तुम्हारे वजह से गया और तुम मेरे जगह उस शौर्य को चुनी। उसके बातों को सुन पंछी कहती है, आदिल, प्यार जबरदस्ती नहीं होता है, बस हो जाता है। अब मुझे तुमसे प्यार नहीं है तो मैं क्या करूं? वो और कोई नहीं आदिल था। जब आदिल पंछी के इस बात को सुनता है तो वो कुछ कहने ही वाला होता है, तभी रूम का दरवाजा नॉक होता है और बाहर खड़ा शख्स कहता है, बॉस, मैं ले आया हूँ। ये सुन वो खड़ा हो दरवाजे के पास जा दरवाजा खोलता है। तभी दरवाजे के पास खड़ा आदिल का बॉडीगार्ड आदिल को अपने हाथ में पकड़ा सामान दे देता है, तो आदिल भी इस सामान को ले अंदर आ पंछी के तरफ फेंक कहता है, जल्दी इसे पहनकर नीचे आ जाओ। अगर 5 मिनट से ज्यादा देर हुआ तो मैं बॉम्ब ब्लास्ट करवा दूंगा। आदिल की बातों को सुन पंछी के आंखों से आंसू आने लगता है। वही आदिल रूम से बाहर चला जाता है तो पंछी जब देखती है ये दुल्हन सारी है तो उसे समझ आ जाता है आदिल उसके साथ आज शादी करने वाला है, पर पंछी ये नहीं कर सकती थी। वो सोचने लगती है करे तो क्या करे, साथ ही टाइम भी पार हुए जा रहा था। उसके पास ये पहनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो किसी तरह शादी के उस साड़ी को लपेट रूम का दरवाजा खोल नीचे जाने लगती है और जब वो हॉल के पास आती है तो उसे लाल साड़ी में देख आदिल के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो उसके पास जा उसके हाथ को पकड़ जहां पंडित बैठा था वहां आ जाता है और जबरदस्ती अपने साथ उसे बैठा देता है और पंडित की तरफ अपने कठोर नज़र से देख कहता है, जल्दी अपने मंत्र पढ़ना शुरू करो। उसके इतना कहते ही मंत्र पढ़ना पंडित जी शुरू कर देते हैं। वही पंछी अपने मन में कहती रहती है, प्लीज शौर्य जल्दी आ जाओ। अपने मन में ये कहते हुए वो बस रोई जा रही थी। वही पंडित धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा था तो अपने गुस्से से भरे कठोर आवाज में आदिल कहता है, जल्दी पढ़ो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वही दूसरी तरफ शौर्य, मिहिर, विवेक तीनों पहुंच गए थे। साथ ही मिहिर ने सभी बॉडीगार्ड्स को इन्फॉर्म कर इस जगह पर आ इस पूरे जगह को घेरने को कह दिया था। उस जगह के पास पहुंचने के बाद तीनों अंदर जाने लगते हैं और उनके जाने से पहले सभी बॉडीगार्ड्स आदिल के इस मेंशन के बाहर उसके जितने बॉडीगार्ड्स थे सभी को मार चुका था। तीनों अंदर जैसे ही गए तो देखे अंदर कोई नहीं है और बस अग्निकुंड जला था। ये देख मिहिर कहता है, ये देख ऐसा लग रहा है जैसे। वो इतना बोला ही था कि तभी उसके बात को आधे में ही रोकते हुए शौर्य कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, हर जगह देखो वो लोग यही होंगे, बाहर हमारे आदमी है और ये अभी भी जल रहा है, मतलब वो लोग यही है। ये सुन मिहिर, विवेक उन्हें हर जगह ढूंढने लग जाते हैं। वही आदिल पंछी को खुफिया रास्ते से अपने साथ ले जाता है और सीधे रोड की तरफ निकलने के बाद उसका आदमी वहां कार लेकर आता है तो पंछी के साथ उसे कार में ले वहां से निकल जाता है। कार में बैठने के बाद पंछी आदिल के सामने अपने हाथ जोड़ कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, ये सब कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तभी आदिल उसके हाथ को पकड़ अपने बेहद करीब कर कहता है, मिलेगी ना तुम और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। इतना कहने के बाद अपने हाथ को उसके चेहरे के पास ले जा अपने अंगूठे से उसके होंठों को सेडिक्टिवली रब करते हुए कहता है, जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हें छूने का चाह इस दिल को है, पर मेरे जगह तुमने उसे खुद को छूने दिया। बैड, सो बैड। आदिल के पागलपन से पंछी को बहुत गुस्सा भी आ रहा था, साथ ही डर भी लग रहा था। वही आदिल उसे देखते हुए ही कहता है, बस अब मंगलसूत्र और सिंदूर डालना है, फिर हमारी शादी हो जाएगी। अब इसके लिए पंडित का क्या जरूरत, मैं अभी ही डाल देता हूँ। इतना कहने के बाद अपने जेब से वो मंगलसूत्र ले उसे पहनाने जा रहा होता है और पंछी उसे ऐसा करने से रोकने लगती है तो गुस्से में वो पंछी के चेहरे पर एक थप्पड़ किसके लगाता है। आदिल के एक थप्पड़ से हो पंछी का छोटा सा गोरा गाल लाल हो चुका था और आदिल के अंगूठी से उसके होंठों पर लग जाता है और खून बहना शुरू हो जाता है। तो खून देख आदिल झट से अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख कहता है, जान देखो खून बहने लगा ना, अगर शांति से मुझे मंगलसूत्र पहनाने देती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। आदिल के पागलों जैसे हरकत को देख पंछी रोने लग जाती है। वही आदिल उसके बहते आंसू को पोंछते हुए कहता है, बेबी मैं तुम्हें दोबारा नहीं मारूंगा, रोना बंद करो और शांति से ये मंगलसूत्र पहन लो, नहीं तो तुम्हारे कारण सबका जान जाएगा।
ये सुन पंछी शांत हो जाती है। तभी वो उसे मंगलसूत्र गले में डाल कड़ी लगा रहा होता है तो ड्राइवर झटके से ब्रेक मारता है, जिस कारण आदिल के हाथ से मंगलसूत्र नीचे गिर जाता है। तो आदिल ड्राइवर के तरफ गुस्से में देख कुछ कहता, तभी उसे नजर आता है उसके कार को चारों तरफ से काला कार घेरा हुआ है। ये देख आदिल को समझने में देरी नहीं लगता है, ये शौर्य और शौर्य के लोग हैं। तभी आदिल पंछी के तरफ देख कहता है, शौर्य से कहो तुम्हें मेरे साथ जाना है। तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो शौर्य भले मेरा जान ले, तुम्हें यहाँ से बचा ले जाए, पर जो बॉम्ब लगा है हॉस्टल में, मैं मरने से पहले ब्लास्ट करके मरूंगा। ये सुन पंछी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वही शौर्य आदिल के बाकी लोगों के कार को पहले ही रास्ते से हटा दिया था। अब सिर्फ आदिल बचा था। वो कार के पास आ कार का कांच तोड़, कार का दरवाजा खोल, आदिल के कॉलर को पकड़ उसे बाहर ले जमीन पर फेंक। उसकी तरफ गन ताना ही था कि तभी पंछी वहां आ सामने खड़ी हो जाती है। तो शौर्य गुस्से में चिल्ला कर कहता है, हटो पंछी बीच से, तुम इस राक्षस को सेव क्यों करना चाहती हो। शौर्य की बातों को सुन पंछी उदासी से भरे नजर से देख कहती है, शौर्य तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अब ये राक्षस मेरा पति है और मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दे सकती हूँ। ये सुन शौर्य पंछी के गले में मंगलसूत्र देख और उसके सिर पर हल्का लाल सा लगा था, ये देख शौर्य का हाथ नीचे हो जाता हो और वो पंछी के पास जा उसके बाजू को पकड़ कहता है, लिटिल थिन ये क्या है, ये शादी जबरदस्ती हुआ है जान, तुम इसे अपना पति नहीं मान सकती हो। वही आदिल खड़ा हो जाता है और उसके होंठों पर तिरस्कार से भरा मुस्कान छा जाता है। वही पंछी खुद को शौर्य से छुड़ाते हुए कहती है, शादी जैसे भी हुई हो, शादी शादी कहलाता है। तुमने अगर आदिल को कुछ भी करने का कोशिश किया तो मैं अपनी भी जान दे दूंगी। शौर्य के पास कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। वो गुस्से में अपने सिर को झुका लेता है। वही आदिल पंछी के पास आ उसके कंधे पर अपना हाथ रख कहता है, सुन लिए, अब कुछ भी किए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आदिल का बकवास सुन शौर्य को लग रहा था वो उसका जान ले पर पंछी के कारण वो शांत रहा। तभी पंछी शौर्य की तरफ देखते हुए उसका नाम लेती है, शौर्य। अपना नाम सुन शौर्य पंछी की तरफ देखता है तो पंछी कहती है, शौर्य मैं तुम्हारे साथ बहुत पल जी हूँ, खुशी के दुख के और ड्रामे का भी, और हर एक पल में कभी खोने का डर होता तो कभी तुम्हें और अपना बनाने का, और कभी साथ होकर भी साथ ना हो पाने का। पंछी की बातें शौर्य को ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ तो समझाना चाहती है। तभी आदिल कहता है, बहुत बातें हो गया, अब चले, शादी का पहला रात भी तो बिताना है हमें। आदिल की बातों को सुन शौर्य फिर आगे बढ़ कुछ करने वाला था, पर तभी पंछी उसके सीने पर अपने हाथ रख उसे कुछ करने से रोक कहती है, शौर्य अपना वक्त बर्बाद मत करो अब, और आगे का सोचो और अभी मुझे जाने दो। इतना कहने के बाद पंछी अपने होंठ को पीछे कर आदिल की तरफ देख कहती है, चले आदिल। यस स्वीट हार्ट। इतना कहने के बाद आदिल पंछी के साथ वहां से निकल जाता है। तभी मिहिर और विवेक दोनों आ कहते हैं, आप जाने कैसे दे सकते हैं पंछी को उसके साथ। माहिर विवेक दोनों के सवाल का जवाब देने की जगह शौर्य पंछी के कहे एक एक बात को सोचने लग जाता है। उसे इतना तो समझ आ गया था पंछी अपने बातों से उसे कुछ समझाना चाहती थी।